नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार आपको रिवीजन क्लास और टेस्ट सीरीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं यूट्यूब चैनल पे, तो इनका आप लाभ उठाइए। यूके पीएससी है और यूके ट्रिपल एससी, कोई भी आपका एग्जाम है जहाँ पे उत्तराखंड जीके है, सामान्य हिंदी है और सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये रिवीजन क्लास महाकुंभ और टेस्ट सीरीजें जो हम देते हैं वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो देखिए, उत्तराखंड रिवीजन क्लास 13 है आज। लास्ट क्लास में हमने देखा था 12वीं क्लास में पंवार शासकों का क्रम चल रहा था और लास्ट हमने पृथ्वीपति शाह तक देख लिया था। ठीक है, पृथ्वीपति शाह को हमने देखा किस प्रकार से पृथ्वीपति शाह ने यहाँ पर जो औरंगजेब था उससे लड़ाई करने के लिए भी तैयार हो गया था, और हमने ये भी पाया कि सुलेमान सिखों को शरण दी और शरणागत की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाने का जो जुनून था वो केवल गढ़वाल के राजाओं में था। तो ये चीज भी पृथ्वीपति शाह ने दिखाया। हालांकि अपने ही पुत्र मेदिनी शाह के षड्यंत्र के कारण सुलेमान सिखों यानी कि शरणागत को बचा नहीं पाया था। ये सभी बातें हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस की थी। आज का जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे फतेहपति शाह को, और फतेहपति शाह के आगे जितने भी पंवार शासक हैं उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फतेहपति शाह से। तो फतेहपति शाह की मैं बात करूं भैया, फतेहपति शाह जो था पंवार वंश का बहुत ही प्रतापी शासक था। फतेहपति शाह का जो शासन काल रहा वो 1667 से लेकर 1716 तक रहा। ठीक है, 1667 से लेकर 1716 तक इनका शासन काल रहा। फतेहपति शाह की संरक्षिका थी राजमाता कटौची। ठीक है, राजमाता कटौची ने संरक्षण किया इनका। जैसे हमने पृथ्वीपति शाह में देखा कि उनकी जो राजमाता थी कर्णावती, कर्णावती ने उनका संरक्षण किया जब तक वो वयस्क नहीं हो गए। ऐसे ही फतेहपति शाह का संरक्षण किया था राजमाता कटौची ने, ध्यान रखेंगे। देखिए, इनको प्रीतम शाह भी कहा जाता है। फतेहपति शाह को प्रीतम शाह की उपाधि दी है किसने? मोलाराम ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोलाराम जो गढ़वाल का महान चित्रकार था उसने प्रीतम शाह भी कहा है फतेहपति शाह को। क्यों? क्योंकि फतेहपति शाह जो था संगीत, साहित्य और कला में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता था। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेम था इसको संगीत से, इसलिए इसको प्रीतम शाह भी कहा जाता था। फतेहपति शाह बात करें तो ये नाथ पंथ का संप्रदाय, नाथ संप्रदाय जो था उसका अनुयायी था। ठीक है, नाथ संप्रदाय, तो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था फतेहपति शाह। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। और इसने फतेहपुर नामक एक शहर भी बसाया था। ठीक है, फतेहपुर नामक शहर की भी स्थापना की थी फतेहपति शाह ने, ध्यान रखिएगा। फतेहपति शाह देखिए अकबर की भांति ऐसा राजा था पूरे गढ़वाल कुमाऊं का जिसने भैया नवरत्न रखे थे। हालांकि चंद शासन में भी हम पढ़ते हैं नवरत्न थे, बट फतेहपति शाह के दरबार में प्रॉपर नवरत्नों की जानकारी मिलती है। जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, ऐसे ही फतेहपति शाह के दरबार में भी 9 रत्न थे। ठीक है, अब ये कौन कौन थे इनको याद करने की आवश्यकता है नहीं, अलग अलग इसमें बहुत से नाम थे, लेकिन ना इनको याद करेंगे तो ऐसा एग्जाम में कुछ खास इनसे बनने वाला है नहीं। केवल इतना बनता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा पंवार शासक था जिसके दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है फतेहपति शाह। देखिए, फतेहपति शाह को इसी वजह से गढ़वाल का अकबर भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि नवरत्नों वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था। ठीक है, देखिए फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को देहरादून में 3 गांव दान में दिए थे भैया। देहरादून में ना आप देखते हैं, देहरादून में जो झंडा मेला लगता है, झंडा मेला जो है गुरु राम राय जो है इससे संबंधित है। और सबसे पहले जो गुरु राम राय थे ये 1676 में श्रीनगर आए थे। अब श्रीनगर जब ये गुरु आए तो राजा ने बोला, गुरुवर आप एक काम कीजिए, आप इस पहाड़ को छोड़िए, आप सीधे जाइए देहरादून। देहरादून में आपको मैं 3 गांव दान करता हूं। कौन कौन से 3 गांव थे? तो ये आपका था एक राजपुरा गांव। ठीक है, राजपुरा यानी कि जो राजपुर है वर्तमान में, राजपुर हो गया, चामसारी हो गया। ठीक है, चामसारी हो गया, और जो खुड़बुड़ा है, ठीक है, खुड़बुड़ा जहां पे लास्ट में युद्ध होगा, खुड़बुड़ा जो मोहल्ला है, वो 3 जगह मतलब आपको दान में दी जाती है, ऐसा बोला गया फतेहपति शाह के द्वारा। गुरु राम राय जी को ये दान दिए गए। कई बार क्वेश्चन बना है कि गुरु राम राय को 3 गांव दान में किस पंवार शासक ने दिए थे, और कभी कभी गांव भी बना देगा। तीनों के तीनों गांव आप याद रखिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाद में देखिए ऐसा बोला जाता है कि इन्हीं गांव में जब इन्होंने डेरा डाला था गुरु राम राय ने, जब इन्हीं गांव में गुरु राम राय जी ने डेरा डाला, तो इसीलिए इस प्लेस का नाम हो गया डेरा प्लस दून, क्योंकि दून घाटियां तो हम पहले से पढ़ते हैं। तो देहरादून से ये बन गया हमारा फिर वर्तमान में देहरादून। ठीक है, देहरादून नाम के पीछे भी यही कहानी है। डेरा डाला यहाँ पे गुरु राम राय ने तो फिर आपका देहरादून हो गया ये। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका फतेहपति शाह का भाई
बंगाली का युद्ध भी होता है गुरु गोविंद सिंह से, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अब इसके पीछे का जो कहानी है बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। देखिए होता क्या कि 1667 के आसपास फतेहपति शाह ने सिरमौर पर आक्रमण किया था, हिमाचल प्रदेश। उस समय वहां का राजा था मेदिनी प्रकाश। मेदिनी प्रकाश, अब मेदिनी प्रकाश जो था भाई, वो आपका पोंटा वगैरह का जो एरिया था वो सभी जीत लिया उसमें फतेहपति शाह ने, सिरमौर से लेकर जो पोंटा साहिब आज वर्तमान में है, और हमारा उत्तरकाशी का जो जौनसार वाला पूरा देहरादून से ऊपर वाला जो पूरा एरिया, ठीक है, इतने एरिया को कैप्चर किया। तो जो मेदिनी प्रकाश था उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के पास गया। मेदिनी प्रकाश ने गुरु गोविंद सिंह से बोला, गुरुवर एक राजा है गढ़वाल के, उन्होंने ऐसे ऐसे मेरा पूरा क्षेत्र ले लिया है। तो इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने बोला जाता है कि फतेहपति शाह को बोला कि मेदिनी प्रकाश का जीता हुआ भूभाग वापस कर दो, और फतेहपति शाह ने गुरु गोविंद सिंह की बात मानी भी थी। गुरु गोविंद सिंह आप सभी लोग जानते हैं कि सिखों के 10वें गुरु थे। और इसके बाद देखिए इसी बीच में ऐसा होता है दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह जो थे, गुरु गोविंद सिंह बोला जाता है कि बंगाली नामक क्षेत्र में अपनी सेना के साथ थे, और वहीं पर मतलब कुछ ऐसा षड्यंत्र होता है। एक कोई भीमचंद नाम का व्यक्ति था, तो भीमचंद नाम का व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह से शत्रुता रखता था, ठीक है। और भीमचंद ने फतेहपति शाह को बोला कि जो गुरुदेव ने आपको उपहार भेजे, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने जो आपको प्रेजेंट्स वगैरह भेजे हैं उनको वापस कर दो। बार बार प्रेशराइज किया गया, कुछ रिलेशन भी थे। तो फाइनली बोला जाता है कि थोड़ा खटपट हो गई इनके बीच में, और फाइनली बंगाली का युद्ध होता है गुरु गोविंद सिंह से। तो ये पोंटा में, पोंटा साहिब के आसपास स्थित है, जहां पोंटा में आज आपका एक हमारा गुरुद्वारा भी है। तो पोंटा साहिब के निकट ही था बंगाली। यहाँ पर आपका 1688 में ये युद्ध होता है, और कहा जाता है कि इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की विजय हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी इंपोर्टेंट है। फतेहपति शाह के दरबार में ही गढ़वाल का चाणक्य भी था, पुरिया नेथानी। पुरिया नेथानी को गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता था, बहुत ज्यादा चालाक इंसान था, ठीक है। जब हम देखते हैं युद्ध होता है फतेहपति शाह के टाइम पीरियड पे, जब चंद्रकालीन युद्ध होता है, जगतपाल पूरे गढ़वाल को कब्जे में ले लेता है, तो उसमें पुरिया नेथानी ही यहाँ पर माइंड डाइवर्ट करता है जगतपाल का, जगत चंद का, ठीक है। पुरिया नेथानी बोलता है भैया कि आपने तो पूरा भारत जीतना है, ये एक छोटे से गढ़वाल राज्य में क्या रखा है, आपने विजय कर ली, अब आप वापस जाइए। तो बोला जाता है कि जगत चंद उस समय यहाँ से वापस चले गया था, जिसके कारण फतेहपति शाह को खोया हुआ साम्राज्य मिल जाता है। और उसके अलावा जब पुरिया नेथानी दिल्ली दरबार में जाता है तो औरंगजेब को भी बेवकूफ बना के आ जाता है, ठीक है। जजिया कर लगाने के मूड में था औरंगजेब गढ़वाल में भी, लेकिन जजिया कर लग नहीं पाता यहाँ पे। तो इसीलिए पुरिया नेथानी की बुद्धिमत्ता की वजह से उसको गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। ये आपका फतेहपति शाह के दरबार में था। 5 भाई कठैत वाली जो घटना थी, ये भी आपकी फतेहपति शाह के दरबार से ही संबंधित है। अब 5 भाई कठैत था क्या भाई? 5 भाई कठैत में आपको बता दूं, जो यहाँ पे राजमाता कटौची है, इसके 5 भाई थे, ठीक है। राजमाता कटौची के 5 भाई थे। इन्हीं 5 भाइयों को पंच भाई कठैत कहा जाता था, ठीक है। अब ये 5 भाई कठैत जो थे, ये जनता पे बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे, टैक्स वगैरह लगाते थे। तो बोला जाता है कि इन्हें 5 भाई जो कठैत थे, पुरिया नेथानी और शंकर दत्त डोभाल, जो कि हमारे फतेहपति शाह के दरबार में एक मंत्री था, शंकर दत्त डोभाल, मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा, नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूं। इसके दरबार में, फतेहपति शाह के दरबार में 2 मंत्री थे, ठीक है, 2 मंत्री थे, बहुत स्पेशल मंत्री थे। एक का नाम था शंकर दत्त डोभाल, शंकर दत्त डोभाल, और दूसरे मंत्री का नाम था आपका पुरिया नेथानी, ठीक है, वही गढ़वाल का चाणक्य। नेथानी जी के साथ हमारे डोभाल जी थे। तो शंकर दत्त डोभाल, पुरिया नेथानी ने मिलकर ये 5 भाई कठैत, जो कि रानी के भाई थे, इनको मार दिया, इनकी हत्या कर दी, ठीक है। तो ये थे 5 भाई कठैत, जो काफी ज्यादा अत्याचार करते थे जनता पे, गढ़वाल की जनता पे, ओके। इसके अलावा दरबारी कवियों की बात की जाए तो रतन कवि और मतीराम नामक महान कवि थे फतेहपति शाह के दरबार में। फतेहपति शाह के दरबार में जो रतन कवि था हमारा, रतन कवि ने हमारा एक ग्रंथ भी लिखा, फतेह शाह, ठीक है, फतेह शाह ग्रंथ किसने लिखा? तो ये मतीराम ने लिखा था, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, अच्छे से याद रखना। फतेह शाह के लेखक है रतन कवि, जिसका वास्तविक नाम छेमराम भी बताया जाता है, ये भी इंपोर्टेंट है। और इसके अलावा देखिए भूषण कवि ने फतेह प्रकाश भी लिखा था, भूषण नामक कवि ने फतेह प्रकाश नामक ग्रंथ भी लिखा था, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करूं मैं फतेहपति शाह से जुड़े हुए, तो अन्य तथ्यों में आ जाते हैं आपके, फतेहपति शाह ने कुछ टैक्स भी इंट्रोड्यूस कराए, जिसमें आपका चुल कर था। चुल मतलब चूल्हा, जिस घर में जितने चूल्हे होंगे उतना टैक्स होगा।
तो चुलकर नामक टैक्स लगाया था। इसके अलावा देखा स्यूंदी सूपा, स्यूंदी सूपा, सूपा देखा होगा ना आपने, रिंगाल का बना होता है जिसमें अनाज को छानते हैं। तो स्यूंदा सूपा ये था, जिस परिवार में जितनी औरतें हैं उतने ही सूपे अनाज के राज दरबार में जमा करने पड़ेंगे। तो ये दो टाइप के टैक्स लगाए थे फतेहपति शाह ने, चुलकर और स्यूंदा सूपा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और फतेहपति का जो शासन था ना, बहुत ज्यादा शांति वाला शासन था। रतन कवि ने उल्लेखित किया है, जो रतन कवि की मैं बात कर रहा हूं, रतन कवि जिन्होंने लिखा है फतेह शाह ग्रंथ, रतन कवि बताते कि उस समय लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, घरों के दरवाजे खुले छोड़े जाते थे, इतना ज्यादा यहाँ पे शांति थी। और फतेहपति शाह के दरबार में जो चित्रकार था वो था आपका मंगत राम। ठीक है, मंगत राम कौन था? मोला राम का बाप, मोला राम के बाप थे हमारे मंगत राम जी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आपने। तो देखिए मौला राम बहुत से लोगों का शासन देखेगा यहाँ पे अभी। ठीक है, इसलिए मौला राम जी ने, यहाँ पे मैं बोल रहा था आपको, मौला राम ने ही फतेहपति शाह को कला प्रेमी होने की वजह से, संगीत प्रेमी होने की वजह से कौन सा टाइटल दिया है? प्रीतम शाह का टाइटल दिया है। ठीक है, ये किसने दिया था? मौला राम ने दिया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए भैया, ये थे फतेहपति शाह। ज्यादा लंबा सेशन मैं करूंगा नहीं क्योंकि सेशन तो बहुत लंबा है। फतेहपति शाह के बारे में और भी चीजें हैं और युद्ध हैं। फतेहपति शाह का घोड़े में बैठा हुआ चित्र मिलता है शिवाजी की तरह। ठीक है, गढ़वाल के कौन से राजा है जिनका शिवाजी की तरह चित्र मिलता है घोड़े में बैठा हुआ? तो ये फतेहपति शाह हैं। इसीलिए कवि मतीराम ने फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी भी बोला है। क्वेश्चन कभी बनेगा, मतीराम कवि ने गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा है? तो फतेहपति साहब का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किए। चलिए अब आगे देखेंगे, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। अगर बहुत लंबा सेशन आपको देखना है तो फिर मैं हमेशा की तरफ बोलूंगा, आप हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे जाइए, 499 रुपीज ओनली में आपको कंप्लीट उत्तराखंड जीके का कोर्स मिल जाएगा। ओनली उत्तराखंड जीके वाला कोर्स लीजिए, उसमें आपको बहुत डिटेल में क्लासेस दी गई हैं कंप्लीट उत्तराखंड की, आप उसको देखिए और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। ठीक है, चलिए अगले जो राजा आएंगे, अब फतेहपति शाह जी गए, उसके बाद नेक्स्ट जो शासक आते हैं उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह भाई ज्यादा लंबे समय तक ये शासन कर नहीं पाते और मात्र 22 साल में ही बोला जाता है इनकी मृत्यु हो जाती है दिवाली के दिन। ठीक है, दिवाली के दिन स्वर्ग सिधार गए उपेंद्र शाह। इसके बाद जो अगले राजा आते हैं उनका नाम था प्रदीप शाह। देखिए प्रदीप शाह भी बहुत महत्वपूर्ण राजा होंगे। प्रदीप शाह का जो टाइम पीरियड है वो जाना जाता है कुमाऊं गढ़वाल की मित्रता के लिए। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल की मित्रता हुई, हालांकि युद्ध भी होंगे लेकिन मित्रता भी हो जाएगी। तो कुमाऊं गढ़वाल की मित्रता के लिए किस शासक को जाना जाता है गढ़वाल के? तो प्रदीप शाह। प्रदीप शाह भी हेल्प करेंगे कल्याण शाह की। ठीक है, कल्याण शाह जो चतुर्थ पंचम आएगा उसकी हेल्प होगी। प्रदीप शाह का जो टेन्योर है 1717 से लेकर आपका 1773 तक रहा। ठीक है, ये इनका कार्यकाल था। ठीक है, ठीक है, तो प्रदीप शाह भी जब गद्दी पर बैठते हैं तो इनकी भी संरक्षिका थी राजमाता जिया कनक देवी। अभी तक हमने देखे तीन जो राजा देखे, पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका थी रानी कर्णावती थी। उसके बाद फतेहपति शाह हमने देखा, इनकी जो संरक्षिका थी रानी कटौची थी। और उसके बाद प्रदीप शाह की भी संरक्षिका होती है रानी कनक देवी। कहने का मतलब था कि ये राजा कम उम्र में ही आपके शासन के लिए गए होंगे, मतलब इनके पिता जो थे उनकी मृत्यु हो गई, तो कम उम्र में ही राजकुमार थे, राजकुंवर थे, इसलिए राजमाता का संरक्षण हुआ जब तक कि इनका राज तिलक नहीं हुआ होगा। ठीक है, चंद शासक देवी चंद से इनका युद्ध होता है भाई, देवी चंद। ठीक है, जिसको कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, उस देवी चंद से युद्ध होता है इनका, ये भी ध्यान रखना है प्रदीप शाह का। प्रदीप शाह जो थे दिलीप शाह के पुत्र थे। ठीक है, दिलीप शाह के पुत्र थे। उपेंद्र शाह की तो कम में मृत्यु हो गई थी, तो जो हमारे वंशज होंगे दिलीप शाह, उनके पुत्र थे प्रदीप शाह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्रदीप शाह गद्दी पर बैठते समय अवयस्क थे, इसलिए जिया कनक देवी फिर से इनकी संरक्षिका बन गई थी। और प्रदीप शाह का जो टाइम पीरियड है ना, ये बहुत बढ़िया टाइम पीरियड माना जाता है, राजा बहुत बढ़िया था। और जब इनका चंद शासक देवी चंद से युद्ध होता है उसमें भी बहुत कम एज के थे, लगभग 1723 के आसपास ये युद्ध होता है। ठीक है, और इसमें युद्ध जो होता है रणचूला कोट का युद्ध था, रणचूला कोट में ये युद्ध हुआ था और इसमें चंद सेना जीत जाती है और प्रदीप शाह की हार हो जाती है। ठीक है, इसके बाद एक और युद्ध होता है इनके बीच में, गंगाई का युद्ध, देवी चंद के बीच में। गंगाई वाले युद्ध में पंवार सेना जीत जाती है। ठीक है, पहला युद्ध देवी चंद के साथ रणचूला में हुआ, रणचूला कोट में, जहां पे पंवार सेना हार जाती है। लेकिन दूसरा युद्ध गंगाई नामक स्थान पर हुआ जिसमें पंवार सेना जीत जाती है।
उसके बाद देखिए प्रदीप शाह के टाइम पीरियड में मैं बोलूंगा जब देवी चंद की मृत्यु होती है, देवी चंद के बाद अजीत चंद आता है, फिर हमारा कल्याण चंद चतुर्थ आता है जो कि लठमूसल राजा था। ठीक है, मैंने आपको चंद वंश के रिवीजन क्लास में बताया ना, कल्याण चंद जो राजा आता है वो अनपढ़ राजा था, लठमूसल था, तो अनपढ़ राजा बनाया गया था। उस समय गैरागर्दी चल रही थी कुमाऊं में। तो इस जब कल्याण चंद चतुर्थ राजा बनता है, तो इसके राजा बनते ही, चतुर्थ राजा जब बनता है तो इसके राजा बनते ही रोहिल्ला आक्रमण हो जाता है कुमाऊं पर। ठीक है, रोहिल्ला आक्रमण हो जाता है नजीब खां के नेतृत्व में। तो रोहिल्ला जब इसको आक्रमण करते हैं और इसको घेर लेते हैं कल्याण चंद चतुर्थ को, तो बोला जाता है कि वो 3 लाख रुपए की मांग करते हैं उसमें, या तो 3 लाख रुपए तो बोलते हैं या हम अल्मोड़ा में घुस जाएंगे, ऐसा बोला जाता है। फाइनली कल्याण चंद जाता है प्रदीप शाह के पास और बोलता है भैया ऐसी बात हो गई, प्लीज मेरे को 3 लाख रुपए दे दे भाई, जब मेरे पास होंगे वापस कर दूंगा, नहीं तो मेरा देख ले राजकाज सब जाने वाला है और इस बुरे वक्त में तू ही मेरा सच्चा साथी है। हमारे बाप दादाओं ने युद्ध किया वो अलग बात है, मेरे वंशजों ने तुझसे युद्ध किया, कोई बात नहीं, अब हम आगे जो है रिश्ता अच्छा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिश्ता इनका अच्छा हो जाता है और बोला जाता है कि प्रदीप शाह ने 3 लाख रुपए दिए थे और रोहिला सेना वापस चली गई थी और कल्याण चंद को फिर से कुमाऊं की गद्दी पे स्थापित करवाया था प्रदीप शाह ने। इसलिए तभी मैं बोला था कि गढ़वाल कुमाऊं की दोस्ती का समय बोला जाता है प्रदीप शाह के टाइम पीरियड को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रदीप शाह देखिए तामाढौंड का युद्ध हो जाएगा अभी। तामाढौंड का युद्ध आपका आयोग ने क्वेश्चन बनाया था उत्तराखंड पीसीएस, शायद 2024 वाला जो उत्तराखंड पीसीएस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन बना था, तामाढौंड का युद्ध किसके बीच में हुआ था? गढ़वाल कुमाऊं के बीच में ही हुआ था। कुमाऊं से जो हमारा दीपचंद का संरक्षक था शिवदेव जोशी, और यहाँ से गढ़वाल से प्रदीप शाह का एक सेनापति था उस समय। ठीक है, उस सेनापति और जो हमारा शिवदेव जोशी थे इनके बीच में युद्ध होता है। ठीक है, प्रदीप शाह का सेनापति था इसमें नरपति गुलेरिया, और वहां से शिवदेव जोशी थे चंद्रवंश की तरफ से, जिसमें नरपति गुलेरिया मारा जाता है। तो तामाढौंड का युद्ध हो जाएगा प्रदीप शाह और शिवदेव जोशी के बीच में, शिवदत्त जोशी के बीच में। ठीक है, ये बात की बात है। बाकी देखिए प्रदीप शाह के जो मंत्री थे इनका नाम था चंद्रमणि डंगवाल जी। ठीक है, इनके मंत्री का नाम क्या था? चंद्रमणि डंगवाल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। और प्रदीप शाह के ही दरबार में एक दरबारी कवि थे, कवि मेधाकर, मेधाकर शास्त्री। तो कवि मेधाकर जी ने एक रचना की थी जिसका नाम था प्रदीप रामायण। प्रदीप रामायण की रचना किसने की थी? मेधाकर ने। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, अच्छे से याद रखिएगा। मौलाराम को सबसे पहले संरक्षण, यानी कि मौलाराम प्रदीप शाह के टाइम पीरियड से बने रहेगा, प्रद्युमन शाह सुदर्शन शाह के तक टाइम तक। ठीक है, तो मौलाराम को सबसे पहले इन्होंने संरक्षण दिया। इससे पूर्व मंगत राम था, मंगत राम के बाद मौलाराम आ जाता है। तो मौलाराम यहाँ पे दरबारी चित्रकार था उस समय, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए तिमासा नामक एक मुद्रा चलाई थी हमारा प्रदीप शाह ने। ठीक है, प्रदीप शाह ने अपने टाइम पीरियड पे तिमासा नामक एक मुद्रा भी चलाई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से पॉइंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आने वाले, कि इनमें से किस पंवार शासक ने मोनाशाही तिमासा मुद्रा चलाई थी? मोनाशाही, मोनाशाही तिमासा मुद्रा ये किसने चलाई थी? हमारी प्रदीप शाह ने। ठीक है, इसका जो एक सिक्का है लखनऊ के म्यूजियम में भी स्थित है। ये तिमासा जो मुद्रा है ना, लखनऊ में एक म्यूजियम है, वहां पे ये स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा प्रदीप शाह ने भी देहरादून में सिख मंदिर बनाने के लिए धामू वाला जो घंटा घर, आज आप जाते हैं घंटा घर के पलटन बाजार के इंटरनल एरिया है, जो पलटन बाजार का अंदर का एरिया है ना, वो धामा वाला कहलाता है, धामू वाला है, धामा वाला। तो धामा वाला जो एरिया था, और इसके अलावा पंडितवाड़ी और भूपत वाला, ये 3 एरिया, ठीक है, भूपत वाला, धामू वाला और पंडितवाड़ी, 3 गांव प्रदीप शाह ने फिर से सिख मंदिरों को दिए थे। इससे पूर्व फतेहपति शाह ने दिया था गुरु राम राय जी को। ठीक है, तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए ना। और तिमासा नामक इसने मुद्रा चलाई थी। तो ये थे प्रदीप शाह से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, फिर अगले राजा की तरफ जाएंगे। अगले जो शासक आए इसके बाद ये आए ललित शाह। तो ललित शाह की मैं बात करूं भाई, ललित शाह जो थे आपके प्रदीप शाह के बाद गढ़वाल के शासक बनते हैं। इस समय दीपचंद, कुमाऊं में कौन होगा? दीपचंद होगा, दीपचंद का समकालीन था। ठीक है, दीपचंद के समकालीन थे ललित शाह। ललित शाह का टाइम पीरियड रहा 1772 से 80 तक, 1772 से 80 तक ये शासक रहे। मोहनचंद और ललित शाह के बीच में बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, दीपचंद को वहां पे कैदी बना दिया था, और मोहनचंद या मोहन सिंह रौतेला जो था कुमाऊं में राजा बन जाता है। ये मैंने चंद्रवंश में आपको बताया। ठीक है, और हर्षदेव जोशी ने यहाँ पर ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, और मोहनचंद और ललित शाह के बीच में ये बग्वाली पोखर का युद्ध होता है 1779 में। महत्वपूर्ण है, पूछा गया है पूर्व एग्जाम में, ध्यान रखेंगे।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए मोहनचंद हार जाता है, और यहाँ पर फिर ललित शाह क्या करता है, अपने जो 4 पुत्र थे उनमें से प्रद्युमन शाह, जो प्रद्युमन शाह था उसको प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं के गद्दी पर बैठाता है। यानी कि प्रद्युमन शाह उत्तराखंड के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा होंगे जो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की गद्दी पर बैठे थे। तो ललित शाह ने जैसे ही आपका बग्वाली पोखर युद्ध जीता, मोहनचंद को हराया, उसने प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद बना दिया, यानी कि दीपचंद का दत्तक पुत्र, गोद लिया पुत्र अपने को घोषित किया, और कुमाऊं की गद्दी पर प्रद्युमन चंद बैठ जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद ललित शाह वापस आने वाले होते हैं, जो कुमाऊं को जीत लिया था, प्रद्युमन शाह को बैठा दिया था, ललित शाह वापस आ रहे होते हैं, लेकिन वापस आते समय उनको अल्मोड़ा में ही उनकी मलेरिया से मौत हो जाती है। बोला जाता है कि मलेरिया से मृत्यु हो गई रास्ते में ही ललित शाह के। ठीक है, कब हुई? 1780 में मृत्यु हो गई रास्ते में ही। अब 4 पुत्र थे हमारे ललित शाह के। 4 पुत्र कौन कौन थे? एक था जयकृत शाह, दूसरा हमारा प्रद्युमन शाह, तीसरा पराक्रम शाह और चौथा प्रीतम शाह। ये 4 पुत्र थे। इनमें से प्रद्युमन चंद को तो उन्होंने कर दिया फिक्स। अब वहां बचे जयकृत शाह। तो अगला जो शासक आएगा वो आएगा हमारा जयकृत शाह, और यहां से अब षड्यंत्र होने शुरू हो जाएंगे गढ़वाल दरबार में भी। जैसा कुमाऊं का हाल हुआ था वही अब गढ़वाल का भी हाल हो जाएगा भैया। ठीक है, तो अगले जो शासक बनते हैं जयकृत शाह बनते हैं शासक। जयकृत शाह की मैं बात करूं, टाइम पीरियड रहा 1780 से 86 तक। 1780 से 86 तक ये गढ़वाल के राजा रहे, और ललित शाह की असमय मृत्यु होने के कारण गद्दी पर बैठे थे। और जैसे ही ये गद्दी पर बैठे, तो जो प्रद्युमन शाह था, प्रद्युमन शाह पहले ही गद्दी पर बैठ चुका था कुमाऊं की चंद वंश की गद्दी पर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मतभेद था दोनों भाइयों में। ठीक है, और इसलिए जयकृत शाह जो थे आपका, वो प्रद्युमन चंद को कुमाऊं की गद्दी से हटाना चाहते थे। इसलिए बोला जाता है कि जयकृत शाह ने मोहन चंद की भी हेल्प की थी, और मोहन चंद ने बाद में फिर दोबारा गद्दी में बैठता है। मैंने चंद वंश में आपको बताया, वो हरा देता है वहां पे। ठीक है, हर्षदेव जोशी वगैरह को, दोबारा से वो वहां पे गद्दी में बैठता है। ठीक है, तो ये सब जयकृत शाह की वजह से हुआ था, और मोहन चंद की सहायता की जयकृत शाह ने। इससे गुस्सा होकर बोला जाता है कि प्रद्युमन शाह ने गढ़वाल पे ही अटैक कर दिया था 1780 में, और देवलगढ़ को बहुत लूटा था। देवलगढ़ का जो एरिया था उसको लूटपाट की वहां पे प्रद्युमन शाह ने। ठीक है, दोनों भाइयों में कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा आपसी मतभेद हो चुके थे। इसके अलावा देखिए, जयकृत शाह की मैं बात करूं तो इसने चित्रकार मौलाराम को 60 गांव दान में दिए थे भाई। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मौलाराम चित्रकार को 60 गांव दान में दिए, इससे जो भी रेवेन्यू आता होगा उससे मौलाराम का खर्चा चलता होगा। जयकृत शाह सिरमौर के राजा जगत प्रकाश और हर्षदेव जोशी के मध्य कपरौली का युद्ध हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, तो कपरौली का युद्ध हुआ था 1785 में, 1785 में। ठीक है, इसमें हुआ क्या? देखिए, जो सिरमौर का राजा था और हर्षदेव जोशी जो था वो एक साथ थे, और जयकृत शाह अकेला था। इस युद्ध में जयकृत शाह ने सिरमौर के राजा के साथ मिल जाता है बाद में, और प्रद्युमन शाह ने बोला जाता है कि हर्षदेव जोशी का साथ दिया। बाद में हर्षदेव जोशी जो था भागकर कुमाऊं चले जाता है, और ये युद्ध जयकृत शाह और सिरमौर के राजा जगत प्रकाश जीत लेते हैं। ठीक है, तो कपरौली का युद्ध क्वेश्चन कभी भी बनेगा तो इसमें आपका ये त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। त्रिकोणीय, इसमें गढ़वाल का राजा भी था, कुमाऊं का राजा भी था, और हिमाचल के सिरमौर का राजा भी था। ठीक है, एकमात्र त्रिकोणीय संघर्ष दिखेगा आपको 1785 में, ध्यान रखेंगे। ओके, और देखिए, जयकृत शाह जब राजा बना तो जयकृत शाह के दरबार में 2 दल बन गए। इसके दरबार में उसमें 2 दल बने, जिससे बहुत षड्यंत्र होने लगे। एक था खंडूरी दल, ठीक है, खंडूरी दल था इसमें, और दूसरा था डोभाल दल। डोभाल और खंडूरियों के बीच में बहुत रंजिश होने लगी। खंडूरी दल का जो प्रमुख था नित्यानंद खंडूरी था, डोभाल का जो प्रमुख था कृपाराम डोभाल था। ठीक है, कृपाराम डोभाल जो था तानाशाही था बहुत, ऐसा बोला जाता है, और जो भी इसका विरोध करता था उसको ये मौत के घाट उतार देता था। तो कृपाराम डोभाल ने हर्षदेव जोशी के हाथ मिलकर क्या किया? नित्यानंद खंडूरी की आंखें निकाल दी, जिससे गुस्सा होकर नित्यानंद खंडूरी ने भी क्या किया भैया, जो भी इसका नित्यानंद खंडूरी का रिश्तेदार होगा, उसने एक घमंड सिंह गवर्नर था उस समय श्रीनगर में, तो घमंड सिंह को इस बारे में बताया। तो घमंड सिंह ने बोला जाता है कि डोभाल का गला काट दिया, जैसे बाहुबली मूवी में काटते हैं उसका गला, कहता है वो, है ना। तो ऐसे ही मतलब जो हमारा कृपाराम डोभाल था उसका भी गला काट दिया गया। तो यहाँ पर भाई दोनों में अब क्या हो गया, बहुत ज्यादा मतलब खंडूरी और डोभाल दोनों में भयंकर यहाँ पर षड्यंत्र होने लगे आपस में, और इन्हीं षड्यंत्रों का भी शिकार हो गया जयकृत शाह। और इतना ज्यादा इसको चोट लगी क्योंकि देखिए, जयकृत शाह का एक अधिकारी था, बोला जाता है धनीराम।
ठीक है। उस धनी राम ने ही जयकृत शाह को धोखा दे दिया। और जब भी अपनों से कभी धोखा मिलता है तो आदमी टूट जाता है, ये वास्तविक बात है। तो जयकृत शाह को उसी के अपने सबसे चहेते और विश्वसनीय अधिकारी धनीराम ने धोखा दिया। तो इस वजह से दरबार के षड्यंत्रों से परेशान होकर धनीराम से धोखा पाकर बोला जाता है कि जयकृत शाह ने जीने की इच्छा छोड़ दी और वो सीधे चले गया देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में। और वहां पर बोला जाता है कि अन्न जल को त्याग दिया और आमरण अनशन करते हुए कुछ समय बाद जयकृत शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो जयकृत शाह की जैसे मृत्यु होती है तो बोला जाता है कि मृत्यु के समय इसने श्राप दिया था प्रद्युमन शाह को और पराक्रम शाह को। प्रद्युमन शाह जो इसके भाई थे, प्रद्युमन शाह और पराक्रम शाह, ठीक है, इन दोनों को श्राप दिया था जयकृत शाह ने। ऐसा बोला जाता है कि भाइयों ने साथ नहीं दिया और ऐसे जो षड्यंत्र होते इस समय में भी उसको अकेला छोड़ दिया। तो बोला जाता है कि मरते समय प्रद्युमन शाह और पराक्रम शाह को श्राप दिया कि ये जो दरबार, ये राजकाज है, इसका सुख तुम भी कभी नहीं भोग पाओगे, ऐसा बोल के वो मर गया, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। तो ये कुछ है। इसके अलावा देखिए जयकृत शाह के टाइम पीरियड पे भाई सिखों का आक्रमण हुआ था, बहुत ज्यादा सिख के आक्रमण हुए यहाँ पे। ठीक है। तो सिख आक्रमण से बचने के लिए इसने सिखों को राखी नामक टैक्स देना शुरू किया। तो राखी कर ये एक वार्षिक टैक्स था जो कि सिखों को पहुंचाया जाता था, जिसके एवज में सिख फिर अटैक नहीं करते थे, ठीक है, गढ़वाल राज्य पे। तो ये था भैया राखी कर जो होता था, ये आपका उपज का 1/5 पार्ट था, उपज का 1/5वां भाग होता था। कभी क्वेश्चन बन सकता है कि राखी कर कितना था, तो जो भी उपज उस समय गढ़वाल में होते हुए उस उपज का 1/5वां भाग अन्न के रूप में, नगद के रूप में कुछ भी आप दे सकते हो। ठीक है। तो ये था जयकृत शाह। जयकृत शाह के बाद देखिए भैया आपका कुमाऊं गढ़वाल में जो था आपका अस्थिरता आ जाती है। यहाँ कुमाऊं में तो गोरखा शासन कर चुके हैं, तो फलस्वरूप क्या होता है, जयकृत शाह की भी मृत्यु हो जा रही है। तो जयकृत शाह की जैसे ही 86 में मृत्यु होती है, ध्यान रखेंगे आपका 1786 में जयकृत शाह की मृत्यु हो जाती है। तो जो प्रद्युमन चंद के नाम से राज कर रहा था प्रद्युमन शाह कुमाऊं में, वो बोलता है कि नहीं यार, मैं अब अपने ही राज्य में जा रहा हूँ गढ़वाल में, मेरे को कुमाऊं के लोग नहीं भा रहे, कुमाऊं का शासन वगैरह दिक्कत दे रहा है। ठीक है। फिर दोबारा से मोहन चंद आ जाता है, वहां आपको पता है, फिर लास्ट में आपका महेंद्र चंद आएगा। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो 1786 में जयकृत शाह की मृत्यु के बाद पंवार वंश का जो अंतिम शासक आएगा वो था प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह की मैं बात करूं, शासनकाल रहा 1786 से लेकर 1804, गढ़वाल राज्य का जहां पे पतन हो जाएगा वहां तक शासनकाल रहा। प्रद्युमन शाह जो था भैया आपका एकमात्र शासक है जिसने कुमाऊं पर भी शासन किया और गढ़वाल राज्य पे भी शासन करेगा। 1785 में हर्षदेव जोशी ने प्रद्युमन शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं क्षेत्र पे राज किया, ऐसा बोला था। लेकिन मोहनचंद ने विरोध किया क्योंकि एक पंडित जो व्यक्ति था, ब्राह्मण व्यक्ति था, वो चंद वंश का राजा नहीं हो सकता था, वो केवल एक सलाहकार हो सकता था, राजनीतिज्ञ हो सकता था दरबार में। तो फिर से मोहनचंद वापसी करता है इसी वजह से। ठीक है। तो 1788 तक मोहनचंद वापसी करता है, लेकिन उसके बाद फिर महेंद्र चंद आ जाता है क्योंकि हर्षदेव जोशी 1788 में ही मोहनचंद की हत्या कर देता है। बाद में हर्षदेव जोशी को बुलाते कि प्रद्युमन शाह को अल्मोड़ा पर शासन करने के लिए आमंत्रित किया, जैसे मोहनचंद को मारता है। लेकिन प्रद्युमन शाह ने बुलाता कि मना कर दिया, भैया हर्षदेव जोशी जी, अब मैं चंद्रवंश में नहीं आ रहा हूं, आप कोई शासक ढूंढो और अपना राजकाज करो। तो फिर हर्षदेव जोशी वहां चंद्रवंश में बैठाएगा महेंद्र चंद को, महेंद्र बाहुबली अंतिम चंद शासक होंगे। ठीक है। पराक्रम शाह के षड्यंत्र शुरू हो जाते जैसे प्रद्युमन शाह गद्दी पर बैठता है। क्यों? क्योंकि पराक्रम शाह नाराज हो जाता है, वो चाहता है कि गढ़वाल के सिंहासन पे मैं बैठता हूं और भाई प्रद्युमन शाह तो प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं पर ही बैठे रहे, तू यहाँ क्यों इंटरफेयर कर रहा है, मैं यहाँ की गद्दी संभाल लेता। ठीक है। तो इस वजह से बोला जाता है कि दोनों के बीच में बहुत मतभेद होता है, पराक्रम शाह और प्रद्युमन शाह के बीच में। और प्रद्युमन शाह के जो पुत्र थे सुदर्शन शाह, जहां से नई रियासत शुरू होगी, सुदर्शन शाह नई रियासत शुरू करेंगे ना, टिहरी रियासत, तो सुदर्शन शाह से युद्ध भी होता है पराक्रम शाह का, अपने चाचा से ही युद्ध करता है। पराक्रम शाह के बारे में मौलाराम भी बहुत सी चीजें लिखता है, बोलता है कि मौलाराम जो पराक्रम शाह था वो काली करतूतों से लिप्त था। मौलाराम ने अपनी रचनाओं में पराक्रम शाह को भोग बिलासी राजा कहा है और व्यभिचारी राजा भी कहा है। ऐसा भी बोला जाता है कि मौलाराम की जो गर्लफ्रेंड थी उसको भी ले गया पराक्रम शाह, ठीक है, उठा के, जिससे मौलाराम बहुत दुखी था, अब राजा के खिलाफ क्या जाता हो। इसीलिए मौलाराम ने अपनी रचनाओं में पराक्रम शाह को बिलासी, दुराचारी और चरित्रहीन राजा भी कहा है। ठीक है। किसने कहा है? मौलाराम ने पराक्रम शाह को। तो पराक्रम शाह ने बहुत चीजें की। पराक्रम शाह ने प्रद्युमन शाह के कुछ खास मंत्री थे, खंडूरी भाई थे, और रामाधरणी भी उसमें एक केस था, उसकी हत्या करवा दी थी। और इसीलिए जो पराक्रम शाह है उसने युद्ध भी किया सुदर्शन शाह से, क्योंकि पराक्रम शाह की जो
काले कारनामे थे इसका पता चल जाता है सुदर्शन शाह को, और वो बंदी भी बना देता है प्रद्युम्न शाह को। इसका पता जैसे सुदर्शन शाह को चलता है तो वो लपेट लेता है फिर, ठीक है। फिर बाद में देखिए अब अपना ही चाचा वगैरह था, तो गढ़वाल में गृह युद्ध तो वैसे ही हो गया था, सिविल वॉर शुरू हो चुका था आपस में ही, लेकिन चाचा होने की वजह से उसको ज्यादा ही वो लोग परेशान नहीं करते, छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो भी फिर ज्यादा मतलब नहीं रखता। बाद में आपको पता ही है गोरखा शासन जब होगा उसमें भी पराक्रम शाह को ले जाते हैं गोरखा लोग, ये हमने पढ़ा था। 1795 में देखिए प्रद्युम्न शाह के पास सबसे बड़ा चैलेंज आया था, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया गढ़वाल में? सबसे बड़ा चैलेंज तो सबसे पहले आया 1791 में, माफ कीजिएगा, जब गढ़वाल पे अटैक करते हैं गोरखा। तो गोरखाओं का पहला आक्रमण, क्योंकि 1790 में आपको पता है कुमाऊं पे अधिकार हो चुका है गोरखाओं का, 1790 में कुमाऊं पर अधिकार हो चुका है। अब वो भी तो साम्राज्य विस्तार करना चाहेंगे, तो वो फिर गढ़वाल की तरफ आते हैं। तो पहला आक्रमण होता है। प्रद्युम्न शाह इस स्थिति में नहीं था कि युद्ध कर सके, राजकोष खाली हो रहा था, आंतरिक षड्यंत्रों की वजह से भी युद्ध करना पॉसिबल नहीं था। तो फाइनली वो क्या करता है कि लंगूरगढ़ की संधि कर देता है। इस लंगूरगढ़ की संधि में कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष गोरखों को मैं 25,000 रुपए दूंगा, आप लोग गढ़वाल में आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे संधि हो जाती है। लेकिन प्रद्युम्न शाह की किस्मत थोड़ा खराब होती है। 1795 में इकावनी बावनी का जो घटना है, यानी कि गढ़वाल में पड़ता है भयंकर अकाल, ठीक है। गढ़वाल में अकाल पड़ जाता है, दुर्भिक्ष हो जाता है, जिसमें सैकड़ों लाखों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं जिसमें। तो इकावनी बावनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय चल रहा था 1851-52, ठीक है, संवत 1851-52 चल रहा था उस समय, इसलिए इसको इकावनी बावनी कहा जाता है। क्योंकि संवत जो है आपको पता है दोस्तों आपका 57 साल आगे होता है ना, तो संवत बावनी चल रहा था, इसलिए 1795 में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा था, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए उसके बाद थोड़ा बहुत ये संभाल पाता नहीं राजकाज को, कि यहाँ पे एक भयंकर प्राकृतिक आपदा भी हो जाती है, आपको पता है गढ़वाल में। पहले तो देखिए आपका दैवीय आपदा हुई, ये भी आपकी प्राकृतिक आपदा ही हुई, अकाल भी, खेती खत्म हो गई। उसके बाद बहुत ही खतरनाक प्राकृतिक आपदा आई, गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया। 1803 में इतना भयंकर भूकंप आता है तो बोला जाता है कि लगभग आपका 75% जो गढ़वाल श्रीनगर का भाग था वो डैमेज हो गया था, ठीक है। पूरी बिल्डिंग डैमेज, सब कुछ डैमेज, और इसके अलावा बहुत से लोग काल कलवित हो गए, घर डैमेज हो गए। बहुत ही तगड़ा ये भूकंप था। मौलाराम ने भी इसका वर्णन किया कि बहुत कम बिल्डिंग है या बहुत कम लोग बचे श्रीनगर में भी जीवित, ठीक है। तो इस भूकंप में गढ़वाल को भयंकर क्षति हुई, और इसका जो फायदा है वो गोरखा उठा लेते हैं। गोरखा इस ट्रीटी को कैंसिल कर देते हैं 1791 वाली लंगूरगढ़ की, और मौके का फायदा उठा के वो गढ़वाल राज्य पे हमला कर देते हैं, ठीक है। तो गढ़वाल राज्य पे जैसे वो हमला करते हैं तो फाइनली प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में 18 मई 1804 देहरादून के खोरबुड़ा के मैदान में युद्ध होता है, जिसमें प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि गोरखा कुंवर रंजीत एक था, उसने गोली मारी थी प्रद्युम्न शाह को, और यहीं पे प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और बोला जाता है कि गोरखों ने बड़ी ही धूमधाम से प्रद्युम्न शाह का दाह संस्कार भी किया था हरिद्वार में, ठीक है। और जो उसके भाई थे कुंवर प्रीतम शाह, उसको गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया था। सुदर्शन शाह यहाँ से हरिद्वार से लेकर भाग गए, ठीक है। तो अन्य घटनाएं रही, और बाकी देखिए कुल मिलाकर जो था मिला जुला समय रहा था प्रद्युम्न शाह का गढ़वाल राज्य में। कहीं ना कहीं बोल सकते हैं दोस्तों जयकृत शाह का जो श्राप था उसने पराक्रम शाह और प्रद्युम्न शाह को खत्म कर दिया एक हिसाब से, और यहीं पे आपका गढ़वाल में भी गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। अपने जीवन के दिनों में और अंतिम दिनों में बहुत ज्यादा देखिए 1803 में भूकंप आया और 1804 में युद्ध हुआ, यानी कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहुत ज्यादा संघर्ष करने की वजह से प्रद्युम्न शाह को भी गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है। जैसे हुमायूं को पता है ना आपने, हुमायूं युद्ध जीत, पहले तो अपना हुमायूं राजा बनता है, फिर शेरशाह सूरी से हार जाता है, फिर जैसे शेरशाह सूरी से खोया हुआ साम्राज्य वापस पाता है तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मृत्यु हो जाती है उसकी, फिर अकबर बनता है राजा। ऐसे ही लड़खड़ाता हुआ साम्राज्य संभाला था प्रद्युम्न शाह ने, और उसी साम्राज्य को संभालने में इनकी मतलब जिंदगी जो थी बहुत ज्यादा संघर्षशील रही, इसलिए गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है प्रद्युम्न शाह को, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। गढ़वाल के पंवार वंश के या स्वतंत्र पंवार वंश के अंतिम राजा थे। बाद में तो जो हमारा टिहरी रियासत आएगी उसमें कहीं ना कहीं डोमिनेंस देखने को मिलेगा ब्रिटिश साम्राज्य का, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है। लास्ट जो हमारे शासक हुए पंवार वंश के वो थे प्रद्युम्न शाह। यहीं पर देखिए प्रद्युम्न शाह से चैप्टर क्लोज हो जाएगा हमारा पंवार वंश का, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे गोरखा शासन, हालांकि पहले पंवार वंश का शासन प्रशासन देखेंगे। तो आज ये थी भैया आपकी रिवीजन क्लास 13। पंवार वंश भी आपका वंशावली पूर्ण हुई। पंवार शासन व्यवस्था देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, या गोरखा शासन देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों यहीं पे मैं आप सेशन को समाप्त करता हूँ। रिवीजन क्लास अच्छी लगी तो
लाइक करना, शेयर करना ना भूले और थोड़ा अपना बहुमूल्य फीडबैक भी दें यार कमेंट बॉक्स में। बाकी देखिए टेस्ट सीरीज जो चल रही है हमारी एप्लीकेशन स्टोर पे 100 प्लस फुल लेंथ बाइलिंगुअल प्रैक्टिस सेट, तो 100 प्लस फुल लेंथ बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज जो चल रही है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, उसमें देखिए ऑफर चल रहा है 50% ऑफ का जो लास्ट कल तक है यानी कि 20 नवंबर तक। ठीक है, तो आप इनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस टेस्ट सीरीज का। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।